हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। और जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट हैं जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो सभी मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के, काफ़ी सारे मेरे भाई बहनों के मैसेज आ रहे थे कि सर अभी एसबीआई क्लरिकल की वैकेंसी है, इसके बारे में आप स्ट्रेटेजी वीडियो बनाइए, आपने किस प्रकार से बैंक एग्ज़ाम क्लियर किया हमें बताइए। हम भी 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारा भी अभी तक प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनका प्री पास हो रहा है, मेंस पास नहीं हो रहा। तो हमें बताइए हम किस प्रकार से पढ़ाई करें, किस प्रकार से तैयारी करें कि हम भी आपकी तरह एक बैंकर बन जाएं। तो दोस्तों, जो जो मैसेज आप मुझे कर रहे हैं, तो कुछ टाइम पहले वैसे मैसेज मैं भी उन उन लोगों के वीडियो के कमेंट में करता था जो सिलेक्शन लेते थे, जो सिलेक्टेड होते थे। उनके वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं भी लिखता था कि भैया स्ट्रेटेजी बताइए, भैया इंग्लिश को आपने कैसे इंप्रूव किया बताइए, भैया आपने क्वांट को कैसे मजबूत किया, भैया आपने रीजनिंग में स्पीड कैसे बढ़ाई, क्वांट में कैसे बढ़ाई, स्कोर अपना कैसे बूस्ट किया। तो ये सारे कमेंट्स मैं भी करता था। आज ये कमेंट मुझे भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बात को मैं फील कर सकता हूँ। जैसे मैं उनसे पूछता था, आप मुझसे पूछते हो, तो इस बात को मैं बेखूबी फील कर सकता हूँ कि एक जो बैंकिंग एस्पिरेंट है जो तैयारी कर रहा है, उसकी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से क्या उम्मीद होती है कि वो कैसे बताएगा, क्या बताएगा, अपना क्या तरीका बताएगा, उसने कैसे पढ़ा और हम कैसे पढ़ रहे हैं। तो ये एक बैंकिंग एस्पिरेंट की उम्मीद होती है उस सिलेक्टेड कैंडिडेट से जिसने पेपर पास किया है। यहाँ आप मेरी फ़ोटो देख सकते हैं। पहले मैं भी आपकी तरह वीडियोस के कमेंट में कमेंट्स करता था। आने वाले टाइम में आपको मेरे जो जैसे जैसे मेरे पुराने वीडियो आगे आएंगे जिसमें मैंने 2 साल पहले, 3 साल पहले कमेंट किया है, तो कमेंट तो सेव मिल ही जाएगा वहाँ पे। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि इस वीडियो पर मैंने इतने टाइम पहले ये कमेंट किया था, वो ज़रूर दिखाऊँगा। आज आप देख सकते हैं मैंने बैंकिंग का आई कार्ड भी गले में पहन रखा है। और दोस्तों, सही अगर मैं लिटरली बताऊँ तो दुनिया में काफ़ी कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार में ये आई कार्ड पहन लेते हैं। और मुझे ये आई कार्ड पहनने में 2018 से मैं कोशिश कर रहा था। 2018 के अगस्त, लगभग शायद 8 अगस्त या 10 अगस्त के आसपास मैंने कोचिंग शुरू करी थी। उस टाइम मन में सपना था कि बैंक एग्ज़ाम पास करना है, और वहाँ से मैं अपनी तैयारी शुरू किया था। 18 में मैंने सिर्फ 18 में मैंने सिर्फ 2 ही पेपर दिए थे। पहला पेपर मैंने IBPS PO का दिया था। पेपर का मुझे कोई नॉलेज नहीं था, पेपर कैसा होना है, कैसा नहीं होना है, कैसे आता है, कैसे एग्ज़ाम सेंटर में बैठना है, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। क्योंकि पहली बार मेरा ये एग्ज़ाम हुआ था 2018 के लगभग सितंबर या अक्टूबर, इसी मंथ में हुआ था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। और मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई थी अगस्त में 8 या 10 या 12 तारीख को। तो सितंबर या अक्टूबर के महीने में पेपर देने जब मैं गया तो कोचिंग में मुझे जो जो पढ़ाया गया था, 1-2 टॉपिक, 1-1.5 महीने में इतने करवाते हैं, 2 टॉपिक या 3 टॉपिक रीजनिंग के बता रहा हूँ मैं। क्वांट तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वैसे। तो वो जब मैंने क्वेश्चन देखे वहाँ पे, तो मुझे लगा कि यार सिस्टम में, इसमें पेपर में तो वही आ रहा है जो पढ़ाया जा रहा है। तो इस पेपर में मेरे नंबर आए थे कुल मिलाकर के 100 में से 15 नंबर, जिसमें इंग्लिश की मिनिमम कट ऑफ गई थी 4.5 नंबर, और शायद मेरे आए थे 2 नंबर। वो स्कोर कार्ड आज भी मैंने गूगल ड्राइव पर शायद सेव कर रखा है, मिल जाएगा आपको, वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगा अपना स्कोर कार्ड। उसके बाद आगे 1 महीने बाद IBPS क्लर्क का पेपर हुआ था, 2018 में ही हुआ था। उसमें मेरे 100 में से 33 नंबर आए थे। कट ऑफ शायद प्रीलिम्स का उस टाइम गया था 65 या 70 नंबर के आसपास, मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन ये कट ऑफ गया था मेरा। 2018 का साल ऐसे निकल गया। उसके बाद 2019 आया। 2019 में मैंने पेपर दिए 5। कौन से SBA PO क्लरिकल भी दिया, दोनों के दोनों। IBPS के PO और क्लरिकल मैंने दोनों दिए। इन चारों में तो मैं फेल हो गया। अब RRB का जो पेपर होता है वो मुझे पहली बार ये पता नहीं था कि PO का अलग भरना है और क्लर्क का अलग भरना है, क्योंकि लिंक तो एक ही था और मुझे मालूम नहीं था। मैंने एक ही फॉर्म भरा, वो भी PO का। मैंने सिर्फ एक ही फॉर्म भरा, वो भी PO का। और जब ये पेपर दिया, इस समय तक कोचिंग पूरी हो चुकी थी। हालांकि इम्प्रूवमेंट कुछ ज़्यादा नहीं था, क्योंकि कुछ भी आता नहीं था। और मैं पेपर देने गया तो 80 नंबर के पेपर में से मेरे नंबर आए 48, और उस टाइम कट ऑफ गया था 55 नंबर। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं। राजस्थान से मैंने उस टाइम फिलअप किया था, क्योंकि अदर स्टेट से फिलअप करना मुझे मालूम ही नहीं था कि हम अदर स्टेट से भी भर सकते हैं, इतना नॉलेज मुझे नहीं था। और आज के टाइम में आप जो हैं, अच्छे से आपने देखा है
एग्ज़ाम देने से पहले जिस समय मैंने तैयारी शुरू करी थी, मैं लिटरली आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि मुझे ये मालूम नहीं था कि पेपर कैसे, बस इतना मन में था कि हमें बैंक में लगना है, बैंक की तैयारी करनी है। पैटर्न का पता नहीं था, किस किस स्टेट से दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, एलपीटी क्या होता, कुछ बिल्कुल मालूम नहीं था। एलपीटी तो मुझे अभी 2023 में जाकर के पता चला है कि अगर हम किसी अदर स्टेट से भर देते हैं तो हमें एलपीटी भी पास करनी है, बिल्कुल मालूम नहीं था उस टाइम। तो यहाँ पर 48 नंबर आए, 55 की कट ऑफ गई। ये साल भी मेरा ऐसे ही निकल गया। फिर 2020 में आ गया कोरोना काल। 2020 में 20 में आया था कि 21 में आया था, 21 में आया था। 2020 में भी मेरे 6 पेपर मैंने दिए। 6 पेपर जो दिए उसमें से मेरे 2 पेपर क्वालिफाई हुए, एक तो आरआरबी पीओ का, एक आरआरबी क्लर्क का। ये 2 प्रीलिम्स पास हुए और इन दोनों के मेंस मैंने दिए, मेंस में फेल हो गया। बाकी जो पेपर थे मैं उसमें प्री में भी फेल हो गया था। उसके बाद फिर 2021 की बारी आई दोस्तों। 2021 में फिर मैंने शायद 4 या 5 पेपर दिए। मैंने पीओ के देना छोड़ दिए थे, एसबीआई पीओ हुआ, आईबीपीएस पीओ हुआ, ये शायद मैंने छोड़ दिया था उस टाइम, क्योंकि पैसे भी ज़्यादा लगते हैं फॉर्म भरने के। और जब प्री पास नहीं हो रहा तो खाने में बिल्कुल डिमोटिव फील करने लग गया। 2021 में पेपर दिए तो मेरा अब की बार आरआरबी क्लरिकल जो है वो एक ही पास हुआ, प्री मेंस पास नहीं हुआ। बाकी जो प्रीलिम्स थे उनमें मैं फेल हो गया जितने भरे, और आरआरबी क्लर्क एक ही मेरा पास हुआ था। उसके बाद में आगे वाला साल आया, उसमें भी मेरा आरआरबी क्लर्क पर ही एक ही निकला। फिर मैं मेन में फेल हो गया, ये 2022 भी चला गया। फिर दोस्तों 2023 आया, 23 में मैंने फिर पेपर दिए। फिर मेरा सिर्फ और सिर्फ एक आरआरबी क्लर्क ही निकला, बाकी मैं सभी में फेल हो गया था। प्री आरआरबी क्लर्क निकला। जब प्री का भी मैंने दिया तो उसमें फिर मैं मेंस में फेल हो गया। अब देखिए कितना प्रयास करने के बाद प्री पास मेंस फेल, प्री पास मेंस फेल, कभी प्री फेल, कभी मेंस तक पहुंचना ही नहीं, ऐसी ऐसी कंडीशन मुझे देखने को मिली। फिर आया 2024 में फिर से मैं 2023 में मैंने एक बार आईबीपीएस पीओ मेंस भी दिया है, ठीक है, आईबीपीएस पीओ मेंस भी दिया है, और 2023 में एसबीआई क्लर्क मेंस भी मैंने दिया है। ये मैं थोड़ा सा भूल गया, माफ़ी चाहूँगा। फिर आया 2024 में मैंने सिर्फ 4 फॉर्म फिलअप किए थे, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ। इसमें आईबीपीएस क्लर्क में तो मैं फेल हो गया प्रीलिम्स में ही, और ये तीनों मेरे प्री पास हो गए। फिर मैंने आरआरबी पीओ का मेंस दिया, आरआरबी क्लर्क का मेंस दिया और एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया। आरआरबी पीओ मेंस में इंटरव्यू से थोड़ा सा मतलब जहाँ इंटरव्यू में जाना होता है मेंस क्वालिफाई करके, वहाँ थोड़े से नंबर कम रहे थे। हालांकि वो 1-2 नंबर और ज़्यादा होते तो भी हम इंटरव्यू में पास होने के बाद ओवरऑल कट ऑफ में फेल हो जाते, तो यहाँ पर मैं इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाया। फिर एसबी क्लर्क का मेंस हो गया। एसबी क्लर्क का मेंस वैसे बाद में ही हुआ था, क्योंकि फॉर्म मैंने बाद में फिलअप किया था। उससे पहले आरआरबी क्लर्क मेंस जो दे करके उसका जब रिजल्ट आया ना, तो वो रिजल्ट दोस्तों पॉजिटिव आया था मेरा। देखिए कितने 2018 से लेकर पेपर देना स्टार्ट किया था और 2024 में जाकर के मेरा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया था। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको भी 5-6 साल लगने हैं, आपको 5-6 साल नहीं लगने हैं। मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ करी थी इस दौरान, जो मेरी प्रिपरेशन का टाइम था उसमें बहुत सारी मैंने गलतियाँ की थी। वो गलतियाँ अगर आप नहीं दोहराते हैं तो आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, मैक्सिमम 3 साल इसमें पेपर आप निकाल लेंगे। लेकिन जो गलतियाँ मैंने दोहराई है वैसी गलती पर अगर आप चलते रहे तो आपको 5-6 साल तो क्या 7-8 साल भी लग सकते हैं। ओवरेज भी हो सकती है, लास्ट अटैम्प्ट भी आ सकता है, दिमाग पे प्रेशर भी आ सकता है, आप पर खुद पर प्रेशर आ सकता है। आप ये सोचेंगे कि टाइम पूरा हो रहा है, लास्ट अटैम्प्ट है, होगा कि नहीं होगा। डिप्रेशन वाली स्थिति भी ऐसी बन जाती है। कई बार बैंकिंग एस्पिरेंट को ऐसी स्थिति झेलनी पड़ती है जिसमें डिप्रेशन की स्थिति भी बन जाती है, टेबलेट खानी पड़ती है, रात को नींदें चली जाती हैं, नींद उड़ जाती है, नींद नहीं आती, ऐसी सिचुएशन बन जाती है। मैंने सारी सिचुएशन मैंने फेस की है दोस्तों। और इस दौरान जब 2020 का समय था, जब मेरे प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो रहे थे, एक बार प्री पास हुआ था, उस टाइम एक दोस्त का, मेरे साथ वाले एक दोस्त का सिलेक्शन हो गया था। तो उस दिन जो मेरे मन में फीलिंग आई, उस दिन 5-4 दिन, आने वाले 5-7 दिन के बाद में तो नॉर्मल हो जाते हैं, आने वाले 5-4 दिन के लिए जो फीलिंग आई ना, उस दोस्त के लिए जिल सी फील नहीं हुआ कि इसका क्यों हो गया। मन में ये दुख हुआ कि यार उस दोस्त का हो गया, अपना क्या होगा। रोना, खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगना, बेचैनी रहना, दिमाग में डिप्रेशन जैसा कुछ होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी उस टाइम कि मैं आपको सिर्फ शब्दों में बता सकता हूँ। और भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसी स्थिति आप फील नहीं करें, इतनी दिमागी हालत जो है ना। लेकिन किसी को मैंने बताया नहीं, मैंने चुपचाप अपना मंदिर जाना शुरू किया। शाम को आधे घंटे 40 मिनट मंदिर में आराम से बैठ के आता, थोड़ा सा मन को शांति मिलती और आकर के मेरा पढ़ाई में मैं जुट जाता वापस। और मेरी तरह कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो प्रिपरेशन के साथ साथ इनको घर भी संभालना होता है, घर का भी काम होता है,
और टेंशन भी रहती है पूरे दिन कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब दोस्तों हम एक जो आपके मन में और मेरे भी मन में आता था, आपके भी मन में शायद आ रहा होगा कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तब हमारे दिमाग में ये आता है कि हम घर वालों की थोड़ी हेल्प करें। और जिस दिन अब हेल्प कैसे करें, कोई प्राइवेट काम करके। दोस्तों गलती से भी कुछ मतलब कोशिश आप ये करना कि जो आपके मन में प्राइवेट काम करने का या बाहर कुछ भी 5-7 हज़ार 8 हज़ार 10 हज़ार काम करने का अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है, तो उस ख्याल को वो तो आप कभी भी कर सकते हैं। आज से 2 साल बाद भी कर सकते हैं, 6 महीने बाद कर, वो आपका काम 8-10 हज़ार 20 हज़ार का जो काम है वो कहीं नहीं जाएगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, स्थिति कुल मिला के एवरेज अगर ठीक है, तो वो पढ़ाने वाला काम आप 2 साल बाद भी कर सकते हैं। अपना 6 महीने का 4 महीने का टाइम निकाल करके अपने आप को टाइम दीजिए। और जो दिमाग में आपके आ रहा है कि मुझे ये टाइम निकाल घर वालों की थोड़ी हेल्प करनी है, प्राइवेट काम करके कुछ ऐसे मदद करनी है वैसे मदद करनी है, अगर ये ख्याल आ रहा है तो आप मेंटेन कर सकते हैं साथ में पढ़ाई। ऐसा नहीं कि पढ़ाई मेंटेन नहीं कर सकते, मैंने भी की है, मैंने भी प्राइवेट स्कूल में साथ में पढ़ाया है, साथ में एसबी अप्रेंटिस मैंने ज्वाइन किया है। उस दौरान मैं मेरा पढ़ता रहा हूँ और एसबी अप्रेंटिस चलते चलते 7-8 महीने मुझे ज्वाइन किए हुए हो गए थे एसबी बैंक में काम करते हुए। और मेरा इधर आरआरबी क्लरिकल प्रीलिम्स और मेंस दोनों मैंने एसबी अप्रेंटिस ज्वाइन करने के बाद ही मैंने दिए थे। आरआरबी पीओ भी और आरआरबी क्लरिकल भी ज्वाइन करने के बाद मैंने प्री दिया, फिर मैंने मेंस दिया और मेंस मेरा क्वालिफाई हो गया। तो अगर आप वैसा काम करते हैं और माइंड की स्थिति ऐसी बना लेते हैं कि साथ में पढ़ाई नहीं होगी, तब तो होगी नहीं। लेकिन माइंड की स्थिति अगर आप ठीक रखते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई साथ में कर सकते हैं। अब बात करूं जो गलतियां मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान की, अगर वैसी गलतियां आप करते हैं तो आपको भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं कि आपको वो गलती नहीं करनी है, तो आपको अपना ड्रीम जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बता देता हूँ मैंने क्या गलतियाँ की थी। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, पहली बात ये थी कि मुझे सिलेबस का भी ध्यान नहीं था, पूरा नॉलेज नहीं था, कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, पूरा नॉलेज नहीं था। अभी तो आपके पास खूब सारी सुविधाएं हैं, कोचिंग करने के लिए भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल यूट्यूब से YT पर आप क्लासेस देख करके अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। बड़े बड़े कोर्सेज 2-4 हज़ार रुपये लगाने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन मैं सजेशन आपको ये दूंगा कि जो बिगिनर है वो किसी एक टीचर को फॉलो करके कोर्स आप ज़रूर ले लेना, किसी भी टीचर को जिसका आपको अच्छा लगता हो। क्योंकि यूट्यूब पर जो आपका कंटेंट है वो अव्यवस्थित है, वो इरेगुलर है, अव्यवस्थित है। कभी कोई सा टॉपिक डायरेक्ट बीच से। यूट्यूब उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा जिन्होंने एक बार अपना सिलेबस पूरा कर लिया, जिनको पता है कि मैथ्स के कैसे कैसे सवाल होते हैं, रीजनिंग में कैसे कैसे सवाल देखने को मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए आपका बढ़िया यूट्यूब है। हालांकि कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, लेकिन उन चीज़ों को आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने में जो समय लगेगा उतना समय अभी आपके पास है नहीं। तो YT तो आप प्रैक्टिस के लिए रखना। अगर आप बिगिनर से कुछ कोचिंग वगैरह कुछ आपने कर ली है तो YT पर आप यूट्यूब पर आप क्लासेस देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल जीरो से शुरू करें, तो एक बार किसी अच्छे टीचर का, यूट्यूब पर 4-5 टीचर बढ़िया टीचर हैं, तो उनमें से किसी भी एक टीचर का जिसको आपको पसंद आ रहा है, मैं इस वीडियो में नाम भी बता दूंगा टीचर्स का, जिसको भी आपको पसंद आ रहा है उस एक टीचर का आपको पेड कोर्स ले लेना है। 1500, 2000 रुपये, 4000 रुपये जो भी इन्वेस्ट हो, ये आपके वेस्ट नहीं जाते, ये आपके इन्वेस्ट होते हैं। जो कोर्स लेने वाले पैसे हैं वो आपके इन्वेस्ट होने हैं। और इन्वेस्ट कब होता है? इन्वेस्ट का मतलब होता है कि वही चीज़ें आपको आने वाले 2-3 साल बाद कितने गुना होकर के मिलेगी, आप अंदाज़ा उसका नहीं लगा सकते, तो उसे इन्वेस्ट कहते हैं। तो आप किसी एक टीचर को फॉलो कर लेना, प्रत्येक सब्जेक्ट के एक टीचर को, या एक जगह ही सारे टीचर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है अगर आप बिगिनर हैं तो। और आपने कुछ प्रिपरेशन कर ली है, कोचिंग वगैरह आपकी हो गई है, सिलेबस आपने देख लिया, पूरा कर लिया, तो YT पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। अब जो गलतियाँ मैंने की थी वो ये थी कि क्वांट भी मैं पढ़ रहा था। आपको पहले तो मैं बताता हूँ SB क्लर्क प्री में क्या आता है। प्री में एक तो क्वांट आपका आता है, एक आपका रीजनिंग आता है, मैं शॉर्ट में नाम लिख रहा हूँ, एक आपका इंग्लिश आता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से होते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके सामने ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है इंग्लिश की, कि भी इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ था। और हम क्या काम करते हैं, रीजनिंग में अच्छा स्कोर करने लग जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपने अगर एक बार कर लिया, एक बार अच्छे से टीचर से कर लिया, नोट्स वगैरह भी अगर आपने बना लिए हैं, तो भी आप जब ये सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, तो आपके नोट्स जो आपने बनाए हैं वो आपको दोबारा कभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर किसी टीचर से दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बाद में मॉक टेस्ट देंगे, आपका जो रीजनिंग SB क्लरिकल में 35 नंबर का आता है, उसमें 30+ नंबर आप आराम से कर लेंगे, कभी भूलेंगे भी नहीं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि पजल है, पजल बनाने का तरीका आपको मालूम है, बना देंगे। श्लोक से आपने अच्छे से सीख रखे हैं, बना देंगे। इनइक्वालिटी, लेस देन, ग्रेटर देन वाले जो एरो आते हैं, चिन्ह जो आते हैं, उनको सिंबल जो आते हैं उनको आप अच्छे से बना देंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, आप अच्छे से बना दीजिए। जो टॉपिक के कुछ पार्ट हैं एक बार आपने अच्छे से कर लिया, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्वांट की अगर मैं बात
बात करूँ तो क्वांट किसी एक टीचर को फॉलो करके आपने जितने भी टॉपिक अपने हैं, चाहे वो टीएसडी हो, टाइम वर्क हो, प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो हो, मेंसुरेशन हो, नंबर सीरीज हो, डीआई हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, पार्टनरशिप हो, एवरेज हो, एजेज हो, कोई भी टॉपिक हो, एसआई हो, सीआई हो, एक बार अगर आपने टॉपिक कर लिए तो उनमें बार बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया तो उसके सारे क्वेश्चन कवर हो गए। उसी जो आपने पढ़ रखा है, जहाँ पे हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहीं से एग्जामिनर एक सवाल बना देता है। उस समय हमारे दिमाग में सिचुएशन ये पैदा हो जाती है कि ये सवाल बनाऊँ तो मैं बनाऊँ कैसे। हालांकि वो सवाल आपको आ रहा भी होता है, लेकिन पेपर में जो समय होता है उस समय में बन पाना जल्दी से दिमाग काम नहीं करता। और आपको दिमाग अपना ऐसा विकसित करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ें, पढ़ते ही तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि आपको पेन जो चलाना है वो कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर जाकर पेन ख़त्म करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको सोचने का समय नहीं मिलता। 30 से 35 सेकंड में आपको उसको निपटा देना है सवाल को, इतना ही समय आपको मिलता है। या ज़्यादा से ज़्यादा 40 सेकंड लग जाए, 45 सेकंड लग जाए, कहीं पर अगर आप किसी सवाल में 1.5 से 2 मिनट लगा रहे हैं और उसका आउटकम भी आपको मिल जाता है तो अच्छी बात। आउटकम अगर जीरो भी रहता है तो आपको नेक्स्ट सवाल में जो टाइम आपने पीछे वाले सवाल में ख़राब किया है वो टाइम आपको कवर करना पड़ेगा। 15 सेकंड वाले सवाल को 8-8, 9-9 सेकंड में आपको निपटाना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन के सवाल हो गए, कुछ भी हो गए तो। और इंग्लिश जो है क्वांट आपका किसी टीचर से आप अच्छे से सिलेबस वगैरह दे करके वाईटी से प्रैक्टिस करिए, मॉक दीजिए। और किसी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो उस दिक्कत को आप समझिए कि दिक्कत क्यों आ रही है। किसी सवाल में अगर आपने किसी टीचर से मान लीजिए टाइम एंड वर्क पढ़ लिया और बाद में यूट्यूब पर एक वन शॉट क्लास भी देख ली, जैसा कि मुझे कुछ टाइम पहले बैंकिंग एक्सपीरियंट का कमेंट आया था कि सर मैंने कोचिंग में अपनी टाइम एंड वर्क पूरा कर दिया और एक वन शॉट क्लास देख ली जिसमें टीचर ने लिख रखा था कि टाइम एंड वर्क का पूरा टॉपिक 2 घंटे में ख़त्म। चलो उन्होंने करवा दिया, आपने देख लिया, अच्छी बात है। उस 2 घंटे में या 5 घंटे क्लास में आपने देख लिया, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी अगर मॉक टेस्ट में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है वो आपसे नहीं बनता है तो आपकी प्रैक्टिस में कमी है, या फिर वो उस प्रकार का नया क्वेश्चन है जो आपकी कोचिंग क्लास में भी नहीं हुआ, आपकी वन शॉट वाली क्लास में भी नहीं हुआ। हालांकि क्वेश्चन वही है जो आपने पढ़ा है, उसकी बस संख्याओं को और उसके कहने के नज़रिए को, जो क्वेश्चन में जो नज़रिया बोला उस नज़रिए को बदल दिया गया है। तब आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा नहीं। लेकिन प्रैक्टिस आपको कुछ ऐसी ही करनी है कि अगर वैसा क्वेश्चन आ जाता है तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन स्किप करना है या पढ़ना है, करना है या छोड़ना है। ये आपको तुरंत क्लिक अगर कर जाएगा ना तो मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। अब जैसे मेरी क्वांट और रीजनिंग में ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम धुरंधर वाली है, लेकिन इतनी ज़रूर है कि सवाल पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाता है कि ये सवाल मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा समझ में तुरंत ही समझ में आ जाता है कि ये सवाल हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, और उसको बस 5-10 सेकंड में एक डिसीजन लेना होता है कि हमें इसे करना है या छोड़ना है। करना है तो 30 से 35 सेकंड लग रही है, 40 सेकंड लग रही है, 1 मिनट भी लग रही है और सवाल हो रहा है तो बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो टाइम हमने पीछे वाले सवाल में लगाया वो नेक्स्ट सवालों में हम कवर कर लेंगे। अब बात करूँ मैं इंग्लिश की। इंग्लिश में जो मेरी तरह सभी को डाउट होता है, हालांकि मुझे आज भी डाउट है, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट मेरे में आया है, 30 में से जो मेरे 15 से 20 नंबर आ रहे हैं, 10 से 20 नंबर आप कह सकते हैं, कई बार 14 भी आ जाते हैं, कई बार 19 भी आ जाते हैं, ऐसे स्कोर आता है। 30 में से 30 तो कभी आया नहीं, एक तो बार मेरे 24-25 नंबर भी इंग्लिश में आए हैं। तो उसमें मैंने ये किया है कि मैंने मॉक टेस्ट जो लगाए हैं, उस मॉक टेस्ट को सबमिट करने के बाद जो पैसेज उसमें आता है, जो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आता है, उसको मैंने बाद में पढ़ा है। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उसका हिंदी अर्थ मुझे आना ज़रूरी है। मैंने बस कई बार इंग्लिश सब्जेक्ट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वही समझ सकते हैं इस पीड़ा को कि इंग्लिश हमें एक बोरिंग सा सब्जेक्ट लगता है। जब पढ़ते हैं तो शुरुआत की 2-3 लाइन तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे क्या बात है, आराम से मज़े से पढ़ते हैं, एक एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन एकदम बढ़िया तरीके से करते हैं। लेकिन जैसे ही 4-5 लाइनें हो जाती है उसके बाद उसको ऊपर से निकालने लगते हैं, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन नहीं आए तो भी ऊपर से निकाल देते हैं, ऐसा करने लगते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो पैसेज हैं उसको आप आराम से पढ़िए। हिंदी अर्थ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, उसके साथ आप ज़बरदस्ती मत करिए कि हिंदी अर्थ हमें सीखना है। आप पहली लाइन से लास्ट लाइन तक अगर आपने निर्णय बना लिया कि पढ़ना है तो बस उसको पढ़ के छोड़ दीजिए। बाद में कुछ ना कुछ उसमें से ज़रूर आपको याद रहेगा, 10 में से 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर याद रहेंगे, वो आप तरीका ज़रूर अपनाना। इसके अलावा कोई वोकैब की बुक भी ले लेना। एडिटोरियल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी भी टीचर का यूट्यूब पर बस क्लासेस देख लो, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। टीचर जो वोकैब बताए वो वोकैब नोट कर लो। पीडीएफ के भरोसे मत रहना, क्योंकि पीडीएफ तो टीचर दे देते हैं लेकिन हमसे वो इकट्ठी होती रहती है, पढ़ी नहीं जाती। तो अपना 5 से 10 मिनट या 15 मिनट लगेंगे, जो 15 से 20 वोकैब आपको या 10 से 15 वोकैब जो आपको करवाई जाती है कॉपी में नोट कर लेना, रिवाइज कर लेना, चाहे 15 दिन बाद करना चाहे 20 दिन बाद करना, पढ़ते रहना। क्योंकि मेरे पास एक वोकैब की बुक है, मैंने उसको बहुत बार पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं।
ए से लेकर जेड तक उसमें वोकैब है, सिनोनिम, एंटोनिम, सब कुछ उसमें दे रखा है। मैं बार बार उसको पढ़ता रहता हूँ। अगर आप कहेंगे तो उसकी पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको मैं बार बार पढ़ता रहता हूँ। ए से डेली का एक टारगेट बना लेता हूँ कि आज मुझे ए पे पढ़ना है, आज बी पे पढ़ना है। इस प्रकार से 24 से 25 दिन में वो जेड तक पूरी हो जाती है। फिर दोबारा उल्टी शुरू कर देता हूँ जेड से। हालांकि अभी तक पूरी वोकैब मुझे याद नहीं हुई है, क्योंकि दिमाग हमारा ऐसा है कि हम भूलते रहते हैं। इस दौरान अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो मैंने गलतियां की थी वो ये थी कि पहली बार जब पहली बार हमारा पेपर क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि मेंस पेपर में हमें क्वांट जो होता है थोड़ा लेवल उसका हाई हो जाता है, रीजनिंग का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, इंग्लिश का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है, एक चौथा सब्जेक्ट और जुड़ जाता है जिसको कहते हैं जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स। तो जब तक हमारा प्री क्वालिफाई नहीं होता तब तक हम इसकी तरफ तो देखते भी नहीं हैं। ये भी हमारी एक सबसे बड़ी मूर्खता होती है, सबसे बड़ी गलती होती है, जो मैंने दोहराई है पीछे, जो आपको नहीं दोहरानी है। मेरी गलतियों से अगर आप सीखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, या किसी दूसरे की गलतियों से सीखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और खुद अगर वो गलती करके सीखेंगे तो ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी या फिर समय निकल जाएगा। तो जीए वाली जो गलती मैंने की, मैंने यही सोचता था कि एक बार मेरा प्री पास हो जाए फिर मैं जीए पढ़ूंगा, और वही गलती अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों सुधर जाइएगा। ऐसी गलती आप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करें तो ऐसा मानिए खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अब मैं ही जानता हूँ कि 6 साल मैंने कैसे निकाले हैं प्रिपरेशन के दौरान। डिप्रेशन में आना, टेंशन में आना, कभी अंदर ही अंदर रोना, बहुत सिचुएशंस का मुझे सामना करना पड़ रहा है। भगवान से दुआ यही करता हूँ कि आपको ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़े। आप अपना प्री और मेन साथ में लेकर चलिए। क्वांट जो है, अगर आप सिलेबस पूरा कर लिया है तो आप प्री भी देखिए, मेंस भी देखिए। प्री जो सवाल आप कर रहे हैं, जहाँ से प्री खत्म हो जाता है वहाँ से मेंस स्टार्ट होता है। मेंस का जो लेवल है वो, हालांकि ऐसा नहीं कि हाई लेवल ही आता है मेंस में, लो लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल ईजी आते हैं, जो प्री से भी ईजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। लेकिन ऐसे हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे। प्री में तो डायरेक्ट टॉपिक से ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रॉफिट लॉस से अगर एक क्वेश्चन मिल गया तो वो डायरेक्ट मिल जाएगा। लेकिन मेंस में आपको क्या होगा, प्रॉफिट लॉस भी उस क्वेश्चन में होगा, उसमें रेशियो का टाइप भी दे देगा, और लास्ट में एसआई के आधार पर पूछ लेगा कि इसका साधारण ब्याज कितना बनेगा। किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु बेची है, किसी आदमी को बेची है, X रुपये की वस्तु को उसने 5,000 रुपये ज़्यादा बढ़ा करके उसकी MRP बना दी है, MRP पे 5% की छूट दे दी है, फिर उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो ये बन जाता है। तो बताओ कि अगर वही राशि, अगर X राशि को 5 साल के लिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर या SI ब्याज पर दे दिया है 10 X प्लस में 2% रेट के साथ में, इस प्रकार का मान के चलिए आपने X/10 प्लस 2% की रेट पर, तो बताइए 3 साल बाद या 5 साल बाद ब्याज क्या हो जाए। इस प्रकार से सवाल आपको मिलेंगे। हालांकि सवाल ईजी होंगे, लेकिन 2-3 टॉपिक्स को जोड़ करके वो सवाल बना दिया जाए। अगर वैसा आपको अपने दिमाग को शार्प करना है क्वेश्चन पढ़ पढ़ करके, एक ऑनलाइन क्लासेज के साथ साथ जो आजकल हवा बनी हुई है कि हमें ऑनलाइन क्लासेज देख ली, सर ने हमें PDF दे दी, हम लगातार PDF फॉलो करें, दोस्तों आंखें खराब हो जाएंगी आपकी, चश्मा चढ़ जाएगा। चश्मा चढ़ने के बाद भी आंखें खराब हो जाएगी। एक अच्छी सी ऑफलाइन बुक ले आइए। अगर बुक नहीं लेके आते हैं तो जो PDF आपको मिल रही है ना, उस PDF के प्रिंट करवा लीजिए। उस PDF के प्रिंट करवा कर जहाँ PDF में सवाल है, उस सवाल के नीचे जो खाली जगह या साइड में खाली जगह है वहीं पर कर दीजिए। उस PDF के जो पेज आपने निकाल रखे हैं उसको ऐसा बना दीजिए कि कोई अगर दूसरा देखे तो उसको समझ में नहीं आए कि क्या इसका सोल्यूशन है, कहाँ प्रश्न है, लेकिन आपको वो आना चाहिए कि आपने कहाँ पर क्या लिखा था। इस प्रकार से आप उसको फॉलो करिए और अपने दिमाग को इतना तेज़ कर लीजिए कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपके समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है। अब मैंने आपको प्री और मेंस दोनों साथ में बता दिया है, दोनों साथ में लेके चलना है दोस्तों। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले अपने प्री के जो कंसेप्ट है वो क्लियर करिए, मेंस में सीधे मत घुस जाना। अगर मेंस में सीधे घुस जाओगे तो मान के चलो आपके में डीमोटिव पहले ही आ जाएगा कि यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़ी होंगे, और डीमोटिव अगर एक बार आ गया तो दोबारा मोटिवेशन लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मोटिवेशन आ जाता है, मोटिवेशन किसी दूसरे से नहीं आता, खुद से करना पड़ता है। और जो बार बार हमने एक आदत बना रखी है कि सर स्ट्रेटेजी बताइए, भैया स्ट्रेटेजी बताइए, स्ट्रेटेजी दोस्तों अपने खुद की है, दूसरों की स्ट्रेटेजी मत देखो। और दूसरों की देखने का कोई मतलब भी नहीं। मैं भी पूछता था, लेकिन मैं मेरे हिसाब से कछुए की चाल से या खरगोश की चाल से पढ़ाई में चलता रहता था। जैसा कभी कभी बीच बीच में महीने में 1-2 बार ऐसा काम भी हमें हो जाता है जिसमें हम पूरे दिन या 2 दिन लगातार या 3 दिन लगातार नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसी सिचुएशन बनती है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंसान है, कोई कंप्यूटर नहीं है जो हम पूरे दिन बस उसमें डाटा फीड करते हैं। थोड़ा बहुत माइंड को महीने में 1-2 बार रेस्ट भी दे दिया करो। 2-3 घंटे पढ़ लिए, थोड़ा घूम लिए 15-20 मिनट, फिर दोबारा बैठ गए, ऐसे कर लिया करो। और रात को थोड़ा सा लेट तक ज़्यादा पढ़ा करो। सुबह कोई इशू नहीं है, अगर आप 8 बजे 9 बजे 8:30 बजे, मैं तो लेट ही उठता था, और लेट उठने के बाद जिस समय उठ जाता था उस समय अपना सुबह का जो भी कार्यक्रम है वो करने के बाद में
पढ़ाई के बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि मुझे 4 बजे उठ के पढ़ना है, 5 बजे उठ के पढ़ना है। या फिर जैसे मैं स्कूल में जब पढ़ाता था तो मुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था। कई बार तो मैं 6 साढ़े 6 उठ के सीधा स्कूल चला जाता था। कई बार 5 बजे उठ के आधे घंटे 40 मिनट में पढ़ लेता, बाद में स्कूल चला जाता। शाम को थोड़ा लेट तक पढ़ लेते, दोपहर में थोड़ा पढ़ लेते। दोपहर में खाना खाने के बाद अगर नींद आ रही है सो जाइए, कोई इशू नहीं। 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे जितना आपको रेस्ट दिमाग को देना है दे दीजिए, बाद में दोबारा बैठ जाइए। जब आपके मन में ऐसा है ना कि अभी पढ़ाई करनी है, उस समय पढ़ाई करिए, ताकि जो आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में भी फीड होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा सा आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बातें कवर करने की कोशिश करूँगा। किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोज़ाना क्वांट जो है वो 3 घंटे पढ़ रहे हैं, रीजनिंग को सिर्फ आधा घंटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सफिशिएंट है। जैसे आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम देते रहिएगा दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइम देते रहिएगा। अब मैं टीचर का नाम बता देता हूँ, जो मैंने शुरू में बोला था कि टीचर्स का मैं आपको नाम बताऊँगा, वो मैं बता देता हूँ। क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो क्वांट के लिए यूट्यूब पे आशीष अरोड़ा सर, हर्षल अग्रवाल सर, कौशिक मोहंती सर और मीनाक्षी मैम, इनमें से चारों के आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। जो बिगिनर है वो, जिसका आपको बढ़िया लगता है उस एक टीचर का पेड कोर्स आप ले लेना, ताकि आपको व्यवस्थित तरीके से सब कुछ मिल जाए। उसके बाद रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो स्टडी नीति यूट्यूब चैनल है, जिसपे मैडम का नाम है स्मृति मैडम। अंकुश लांबा सर है एक चैनल का नाम, उनके बैंकिंग क्रॉनिकल है, अंकुश लांबा लिखेंगे तो भी आ जाएगा। इसके अलावा एक संजय सर भी हैं, उनका चैनल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो सर भी हैं। तो रीजनिंग के लिए आप ये मान सकते हैं। एक पुनीत सर भी हैं जो बैंकर्स एकेडमी पर पढ़ाते हैं। बाकी मैंने इनको कभी फॉलो किया नहीं है, क्लासेस ज़रूर यूट्यूब पर देखें, मैंने फॉलो नहीं किया। मैंने ज़्यादातर ये इनकी क्लासेस देखी हैं। एक अड्डा 247 पर भी टीचर हैं सौरभ सर, और एक सर और हैं, दो सर हैं रीजनिंग के। तो जो भी आपको बढ़िया लगते हैं आप उनका एक का पेड कोर्स लेकर के आराम से पढ़िए। पहले अपना सिलेबस पूरा करिए, फिर अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाना। एक बार जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप उतना पढ़िए। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो निमिषा मैम, जितने भी टीचर हैं इनके नीचे नीचे ये दोस्तों, ऐसा मान के चलिए इंग्लिश में। इसके अलावा आप वरुण चित्रा सर नाम के टीचर हैं इंग्लिश के लिए, उनको भी फॉलो कर सकते हैं। एक अड्डा 247 पर ही है, किंजल मैम नाम है या क्या नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इंग्लिश के लिए उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अब बात करता हूँ जीए की। जीए में आप कपिल काठपाल सर, स्टडी IQ एक ऐप है प्ले स्टोर पर, एक उनके टीचर का नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग सर, ठीक है। एक शीतल मैम भी है जो करंट अफेयर करवाती हैं। तो मुझे जो इनमें सबसे द बेस्ट लगे वो बस यही लगे, द बेस्ट जो लगे डॉक्टर गौरव को लगे। आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 12 अगस्त को, इन्होंने क्या काम किया, अभी 2-4 दिन पहले एक 99 का ऑफर निकाला था अपनी एप्लीकेशन पर, जो कि हिस्ट्री में पहली बार इन्होंने निकाला आज तक के इतिहास में, जब से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया तब से। 99 रुपये में इन्होंने 31 दिसंबर 2025 तक करंट अफेयर कोर्स की वैलिडिटी दे दी, 4-5 महीने की। और मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया, 2 दिन के लिए इन्होंने ये ऑफर खोला था और मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाया था। सर ने भी अपना व्हाट्सअप स्टेटस, अपने टेलीग्राम ग्रुप में सब जगह डाला था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने वो परचेज भी किया था सिर्फ 99 रुपये में, ठीक है। और मैंने भी यहीं से इनको फॉलो किया, इनके प्रॉपर नोट्स बनाए, बार बार रिवाइज किया, इसी से मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। हालांकि नंबर थोड़े कम ही आए, ज़्यादा नहीं है, 40 में से 11-12 का स्कोर होगा, आप स्कोर कार्ड देख लीजिएगा। लेकिन मेरा क्वालिफाई हो गया दोस्तों, और आपका भी क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका क्वालिफाई नहीं होगा, बिल्कुल डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। मुझे जितना समय लगा उससे तो आपका समय जो है वो बहुत कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। मैंने तो बहुत ज़्यादा समय लगा दिया था। मेरी जो गलतियां थी उन गलतियों से थोड़ा आप सीख लेना कि जो मैंने गलतियां की। मैंने पहली बार जब प्री पेपर क्वालिफाई हुआ तब मेंस की तैयारी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन दूसरी बार फिर मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट नहीं की साथ में। मैंने ये सोचा एक बार प्री हो जाए फिर पढ़ेंगे, टाइम मिल जाएगा। लेकिन बाद में सिर्फ 10 से 15 दिन ही मिलते हैं, और 10 से 15 दिन में दोस्तों कुछ नहीं होना। अगर 2 महीने भी मिल जाए तो भी कुछ नहीं होना, 2.5 महीने भी मिल जाए तो भी कुछ नहीं होना बाद में। इसलिए साथ साथ में अपना चलते रहना। और अब इन्होंने क्या काम किया है डॉक्टर गौरव गर्ग सर ने, अभी आज जो 12 अगस्त की मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे 2-3 दिन पहले और आज की तारीख तक इनकी जो स्टडी IQ जो प्ले स्टोर पर ऐप है, उस ऐप में इनका कोर्स शो नहीं हो रहा, क्योंकि इन्होंने टेलीग्राम में सूचना दी थी कि वो जो 99 वाला कोर्स बेचा वो मैंने लास्ट बेचा है। अभी मैंने सेल बंद कर दिया, एक बार पूरा कोर्स ही बंद कर दिया है। अब पता नहीं वो कितने दिन के लिए उन्होंने बंद किया है, लेकिन जल्द ही दोबारा चालू कर देंगे, कोई इशू नहीं है। आपको अगर वो परचेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और वो कोर्स आपको इनका जब मैंने लिया था तो मैंने 499 रुपये में 1 साल का लिया था, और अभी भी मैंने वो ले रखा है, ठीक है। अभी भी 499 रुपये का मैंने दोबारा लिया है। आपको भी 499 रुपये का ही मिल जाएगा। ज़्यादा पैसे उसमें आपको हो सकता है 2499 या 1799, इतनी ज़्यादा बड़ी राशि शो हो रही हो, लेकिन इतने पैसे मत लगाइएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये में मिल जाएगा। इनका एक कूपन कोड है, वो लगा लेना, ऑफर आते रहते हैं। और कूपन कोड भी मैं बोल के बता देता हूँ, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर ये कूपन कोड काम कर जाता है। कई बार तो सर ये कूपन कोड हटा देते हैं, लेकिन कई बार काम कर जाता है। GG और 499 कैपिटल लेटर में अगर आप लिखेंगे
तो ये आपको मिल जाएगा। मोटा मोटी 1 साल में ऐसा मानिए 8-9 महीने तो ये कूपन कोड काम करता है, क्योंकि जब भी मैंने यूज़ में लिया है मुझे ये 499 रुपये में मिला है। और आप ये कोड अगर लगाते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट ये सर का ही है, उनका खुद का है। बाहर के बंदे इसको प्रमोट नहीं करते कि भी कूपन कोड लगाएंगे उनको बंदे को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, उनका खुद का ही है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं, नहीं लगे तो यूट्यूब पर भी करंट अफेयर आप रेगुलर अगर करेंगे तो आपका वहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कुछ मेरी जो बातें हैं वो मैंने मेरी तरफ से बताने की कोशिश की है, आप तक ज़रूर पहुँचेगी। आप ज़रूर ध्यान देंगे, ज़रूर अमल करेंगे। और कुछ आपके मन में सवाल है, कुछ डाउट हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करके वहाँ भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।